हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और आपकी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छी हो रही होगी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्वांटम फिजिक्स के पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसका पेपर 20 दिसंबर को है। ठीक है, एलयू अपडेट आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है, इसको मैं हटाता हूँ, सीधे डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे हम आपका यही वाला जो कोर्स है ना वो ओपन करते हैं। सीधे मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम बूस्टर को पढ़ लो यार, अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा और जो टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी वो भैया भी आपको आपके बताएंगे। ठीक है, सेमेस्टर थर्ड में एग्जाम देखो, इसी का पेपर यहाँ पे खोला फिजिक्स में, फिजिक्स सेमेस्टर थर्ड पे आ गए और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका, हाँ, क्वांटम आ गया। क्वांटम वाले पे पेपर पे क्लिक करोगे और नोट्स आपको, अगर टाइम अभी है नहीं ज़्यादा क्योंकि 20 को एग्जाम है, एग्जाम बूस्टर को कर लो अच्छी तरीके से, जो जो टॉपिक्स भैया बताएं। ठीक है, पीवाईक्यू लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ जरूर पढ़ के जाना, इतने में सारे क्वेश्चन तुम्हारी तरीके से हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए भी भैया बताएंगे कौन से टॉपिक से ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब आपके सीधे भैया आने वाले हैं जो कि आपको चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं क्वांटम फिजिक्स का पेपर है, पेपर 2 है, मेजर वालों के लिए है और ज़्यादा समय है नहीं, 20 दिसंबर का है और सिलेबस इसका बहुत लेंदी है। आप जानते होंगे हालत ख़राब हो जाती है इसके सिलेबस कवर करने में और बच्चा सबसे ज़्यादा इसमें परेशान रहता है। अगर वो बच्चा मैकेनिक्स का, जो मैथमेटिक्स का थर्ड सेमेस्टर में पेपर है, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसमें परेशान रहता है तो क्वांटम फिजिक्स में रहता है कि भैया इस पेपर में कुछ बताइए, बहुत टफ पेपर है। अरे यार कुछ नहीं है। आप देखिए, अब हम फिर बात करेंगे, हमारे पास दो तरीके के बच्चे हैं। एक जो इन्होंने पूरा सेमेस्टर भर मेहनत किया है, कौन से, जिन्होंने सेमेस्टर भर मेहनत किया है और 4 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, उनके लिए मैं फिर रिकमेंड करूंगा आप भैया कोई भी 3 यूनिट पढ़ जाए और आपके मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन फंसेंगे और आपको जो करने कितने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, आपका काम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ये रिकमेंड कर दे रहा हूं कि आप जो 3 यूनिट करें उनमें से पहली यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कर लें आप, थर्ड मेरे हिसाब से छोड़ दें, आप फोर्थ कर लें, क्योंकि थर्ड थोड़ा मुश्किल यूनिट है मेरे हिसाब से। तो आप लोग जिन्होंने पूरा सेमेस्टर भर मेहनत किया है वो 4 यूनिट करे हैं उन्होंने, आप 3 यूनिट अपने अच्छे से रिवाइज करके जाएं, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन फंसेंगे और करने आपको 5 ही हैं, जिसमें मेरा रिकमेंडेशन है आप करें फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट रिवाइज कर जाएं। तो कहेंगे भैया ये वीडियो किनके लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। उनको अब ये कुछ नहीं दिख रहा है कि भैया बस ये बता दीजिए कैसे भी पास हो जाऊं, मैं मेरे अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। ठीक है, आप लोग का दर्द मैं समझ रहा हूं और दूर करूंगा। अभी हर यूनिट वाइज मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा मैं आपको, आप बस उतना कर ले जाएं। मैं आपको बोल रहा हूं आपके मिनिमम 6 क्वेश्चन वहां से फंस जाएंगे, हर यूनिट में मैं बताऊंगा और आपको 5 करने हैं। ठीक है, तो हम अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए शुरुआत करते हैं क्योंकि समय नहीं है आप लोग के पास भी। ठीक है, तो हम पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 यूनिट है हमारे पास, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, तो यूनिट 1 थोड़ी लेंदी यूनिट है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम। यूनिट 2 थोड़ी छोटी यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहां से भी 2 क्वेश्चन आराम से आएंगे और बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है यहां से। यूनिट 3 जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं पूरे सेमेस्टर भर उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा कि आप इतना पढ़ लें, हो सकता है वही पूछ लिया जाए 7 से 8 नंबर में, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। तो कहेंगे भैया यहां से क्या आप रिकमेंड करेंगे? मैं करूंगा इसकी जगह आप यूनिट 4 पढ़ लें। यूनिट 4 में से क्या है, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं और आएंगे मिनिमम 3 क्वेश्चंस। तो आपका मैं कितने क्वेश्चंस का काम करा रहा हूं, 3 और 3 6 और 2 8, आपको करने कितने, 5। ठीक है, तो अब हम ना देर लगाते हुए अब हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना शुरू करते हैं। यूनिट वाइज तो हम बात करेंगे पहला यूनिट। तो पहली यूनिट में पहला टॉपिक है इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ये जो क्वेश्चन है आज से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने कभी प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा था, लेकिन जो 2022 का एनईपी का एग्जाम था सीधा 15 नंबर में उठा के क्वेश्चन दिया था, सीधा 15 नंबर में दिया था। तो ये आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस डिफरेंशिएट करना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या अंतर है, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें पूरा थ्योरेटिकल है, कैसे कैसे उनमें डिफरेंसेस होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, बस वही इलस्ट्रेट करना है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा
दूसरा, अब ये पेपर जाहिर सी बात है तो मेजर वाले बच्चे देंगे क्वांटम फिजिक्स का, तो जो आप थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट 4 पढ़ के आए होंगे उसी के कुछ टॉपिक सीधा सीधा इसमें हैं। जैसे आप बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वहां भी यही टॉपिक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और यहां भी वही टॉपिक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप ही। दूसरा, यहां वहां पढ़े होंगे प्लैंक्स लॉ का डेरिवेशन, प्लैंक्स लॉ का डेरिवेशन वहां पढ़े होंगे, प्लैंक्स लॉ का डेरिवेशन पढ़ेंगे, और उसके थ्रू आप वीन्स लॉ का, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है उसका प्रूफ किए होंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। दूसरा आप किए होंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ, और तीसरा आपका है कौन सा, रेलिक जीन्स लॉ, रेलिक जीन्स लॉ, रेलिक जीन्स लॉ, और चौथा है कौन सा, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये टॉपिक तो सीधा सीधा वहीं से है, क्या दिक्कत है, ये मैंने आपको बता दिया, 2022 में पूछा गया ये एनईपी में ही, ठीक है। और इसमें अंदर क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर लें या प्लैंक्स लॉ, उसके थ्रू इन चारों के डेरिवेशन, ये आप ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स के पेपर 1 में पढ़ चुके हैं। तो तभी मैं आपसे बोल रहा था कि यूनिट 4 कीजिएगा मैं थर्मोडायनेमिक्स में, आपको सीधा सीधा यहाँ हेल्प हो जाएगी यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स में, यहाँ तक हेल्प होगी आपकी। अब जो आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम बात करने जा रहे हैं उनकी, इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये क्वेश्चन भी आपका कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कम से कम 6 बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने एग्जाम में पूछा है और सीधा 8 नंबर में देता है इसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पढ़ा होगा क्लास 12th में, क्या दिक्कत है इसमें, आसान टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने 6 बार कम से कम एग्जाम में दिया और ये सीधा सीधा 8 नंबर में, 8 मार्क्स में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं ब्रेक्स लॉ, ब्रेक्स लॉ ये भी कैसा है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रेक्स लॉ उसको ड्राइव करा सकता है आपको, ब्रेक्स लॉ उसको ड्राइव करा सकता है। और ये क्वेश्चन भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बार नहीं कम से कम 5 बार प्रीवियस ईयर में पूछा है, ये 5 बार प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो क्या दिक्कत है, ब्रेक्स लॉ भी आप कई बार पढ़े हैं, और ऐसा नहीं है कि ब्रेक्स लॉ यहां यूज होगा, आगे जितने भी सेमेस्टर में आप आएंगे, जैसे 5वें सेमेस्टर में भी आप आएंगे तो वहां एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पेपर आएगा, वहां भी ब्रेक्स लॉ है, यूनिट 1 में है, वहां भी यूनिट 1 के चैप्टर 2 में वहां आप देखेंगे आगे इसको, इसलिए इस टॉपिक को कीजिएगा। और छठवां टॉपिक हम बात करें क्या है, कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम, या फिर कहें डुआन हंट लॉ। कौन सा, कॉन्टिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम, या हम कहें इसके अंदर आता है एक डुआन हंट लॉ। ये भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम से कम 4 बार प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आ जाता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। और ये भी एनईपी के पेपर में पूछा गया था 2022 में, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बार नहीं कम से कम 8 बार पूछा है, और सीधा 8 मार्क्स में पूछेगा इसको। जब पूछेगा लखनऊ विश्वविद्यालय, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे ब्रेक्स हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इनमें से पूछने के ज्यादा चांसेस है। क्यों, क्योंकि अगर वो ब्लैक बॉडी वाले से पूछेगा तो वो ऑलरेडी वहां आपसे पूछ चुका है थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसके चांसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके चांसेस नहीं है, लेकिन उसके मिनिमम चांसेस हैं। इन टॉपिक से आने के ज्यादा चांसेस है। एक इनएडुकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको बता चुका हूं। छठवां, सातवां, आठवां टॉपिक आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये पूछ सकता है। और इसी के थ्रू पूछेगा क्या, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा 8 से 7 नंबर में आएंगे ही आएंगे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है ही क्या, एक्चुअली वही तो है, वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। तो ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब कहेंगे भैया और बताइए, तो और बता देते हैं इसका, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है। और 10वां, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, और ये टॉपिक भी आपका MIP कैटेगरी में आता है। ये भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम से कम 6 बार पूछा है,
और रिसेंटली 2022 के एनईपी के पेपर में ये भी आया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया था, इसलिए इसको कोई क्वेश्चन को बहुत ही कम लोग अटेम्प्ट कर पाए थे। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, इसको भी नहीं छोड़ के जाना है। और क्या होता है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फेज वेलोसिटी, वो आप पढ़ लेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी आप पढ़ के जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस यूनिट में यही है। इस यूनिट में क्या हो गया, मतलब ब्लैक बॉडी वाला आप वहां पढ़ के आए हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वहां तो आपको कुछ करना ही नहीं है। मेन आपको यहां से कहां से इसको देखना है, मेन आपको देखना है यहां से। एक तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्रैग्स लॉ, कंटिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रम, डुवानेंट लॉ, या फिर कॉम्पटन इफेक्ट हो, या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन और कंसेप्ट ऑफ ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। इस यूनिट में आप इतना कर जाएं, आराम से इस यूनिट से आएंगे 3 क्वेश्चंस, और लगभग लगभग आपका 50% काम यहां से हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 की ओर हम चलते हैं। यूनिट 2 यूनिट 2 में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे आप। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशन क्या होता है उसमें भी पढ़ेंगे आप, एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे इसका। और तीसरा इसके अंदर होते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ये टॉपिक आपको मैं डालूंगा MIP कैटेगरी में। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी यूनिट है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लें आप, और उसका एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशन और उसके एप्लीकेशंस। 100% इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। वो कहेगा कि भैया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताएं, या फिर उसका एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशन दें। एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशन नहीं देगा तो उसके कोई भी 2-3 एप्लीकेशन आपसे पूछ लेगा। हो सकता है एप्लीकेशन का नाम देके आपसे सीधा सीधा पूछ ले, नहीं तो वो कहेगा कि इसके एप्लीकेशन बताइए कुछ, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशन बोलेगा, हाइजेनबर्ग के साथ बोलेगा तो ये टॉपिक। इसके बाद हम चलते हैं सीधा स्क्रोडिंजर की इक्वेशंस, स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन जितनी भी होती हैं, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट MIP। इस टॉपिक को भी हम क्या कहते हैं, MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर भी 2 इक्वेशन होती हैं, कौन सी, एक तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, कौन सी, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, और एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, कौन सी, टाइम इंडिपेंडेंट। 100% अगर होगा वो तो इससे पूछेगा। एक क्वेश्चन दे देगा, अगर इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, एक या तो वो दे देगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या तो पूछेगा उसके साथ साथ के उसके एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशन करो, या फिर उसके एप्लीकेशंस लिखो। एप्लीकेशन में भी नाम देके पूछ सकता है। दूसरा, या तो वो पूछेगा सीधा सीधा स्क्रोडिंजर इक्वेशन बताइए उसकी, या आपसे प्रूफ करा लेगा कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकालिए या फिर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकालिए। इसका लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अर्नफ्रेस्ट थ्योरम, अर्नफ्रेस्ट थ्योरम, अर्नफेस्ट थ्योरम। और ये थ्योरम बहुत बड़ा प्रूफ है ये, और ये आएगा जब भी सीधा सीधा 15 मार्क्स में आएगा। इसके अंदर 2 डेरिवेशंस होते हैं, कितने होते हैं, 2 डेरिवेशंस होते हैं इसके अंदर, और जब भी आएगा ये क्वेश्चन तो सीधा 15 मार्क्स में आएगा। और इस यूनिट 2 से आएंगे मिनिमम 2 क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चंस कहां से हो गए आपके, यूनिट 1 से, अगर कुछ छोड़ के ना जाएं, और यूनिट 2 से कितने हो गए, 2 क्वेश्चंस। लगभग आपका 50 क्वेश्चन का काम तो यहीं से हो गया, अगर पूरी दोनों यूनिट अच्छे से तैयार की हैं तो। लेकिन कुछ बच्चे हैं हर यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, वो कोई भी 2 यूनिट पूरा तैयार नहीं करते हैं। इसीलिए हम आगे की यूनिट में भी बता देते हैं आपको इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट ही सिर्फ आपको पढ़ के जाना है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा बच्चों को यही रहता है कि कोई भी 2 यूनिट अच्छे से तैयार करके जाइए, और तीसरी यूनिट के इंपॉर्टेंट पढ़ जाइए। आपके लगभग 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको यार 5 करना है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन नहीं, हमको तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, तो ठीक है, तो पढ़ो इंपॉर्टेंट। अब यूनिट 3 में, अब जो बच्चे बिल्कुल किनारे खड़े हैं, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा ये यूनिट बिल्कुल भी। सिर्फ इसमें से एक टॉपिक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हो सकता है अगर वो पूछ ले तो ठीक है, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं है। वो उसका नाम है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन एंड ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टीज, ऑर्थोनॉर्मल
प्रॉपर्टीज पूछेगा तो ये पूछ सकता है 8 नंबर में या 7 नंबर, जैसा भी पूछे वो। इसके अलावा इस यूनिट से मैं तो कोई टॉपिक रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि भैया ठीक है, तो भी हमको थोड़ा सा और बता दीजिए। 5 क्वेश्चन का काम आपने बता दिया यूनिट 2 से, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा डाउट है, थोड़ा और बता दिए, तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 भी एक बड़ी टॉप यूनिट है और मिनिमम 3 क्वेश्चन वहां से भी आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो भी। अब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात कर ले जा रहे हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 4 की ओर। किसकी ओर? यूनिट 4 की ओर। अब यूनिट 4 के भैया क्या इंपॉर्टेंट है? यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट है, पहला है बोहर्स मॉडल। इसके पोस्टुलेट्स पढ़ लेना, जो भी इसके अंदर है वो सब पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी एनईपी के में पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। बोहर्स मॉडल इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, सबके डेरिवेशन देख लेना एक बार। दूसरा यहां से चलेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज, इसके अंदर जैसे सीरीज आती है आपकी लाइमन सीरीज, कौन सी? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब 12th में पढ़ा हुआ है आपने, 12th की फिजिक्स में, ठीक है। पास्चन सीरीज, कौन सी? पास्चन सीरीज। इसके बाद आएगी फुंड सीरीज, सॉरी ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और लास्ट एंड आखिरी फुंड सीरीज। फुंड सीरीज होती है इसके अंदर। तो ये टॉपिक पूछने को वो पूछ सकता है, लेकिन जो चांसेस इसके मेरे को लगते हैं वो मिनिमम, मतलब 50% चांसेस। हो सकता है एग्जामिनर के मन में है तो पूछ ले, और नहीं है तो नहीं भी पूछे। चांसेस हैं लेकिन मिनिमम है। बोर्स मॉडल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा है। तीसरा, अब चलते हैं इसमें आगे हम। एक होता है फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट हो सकता है ये इस बार पूछ जाए, इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना एक बार इसको। चांसेस इसके भी मिनिमम है लेकिन है इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। अब कहेंगे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट वगैरह इसमें क्या है वो बताइए, तो वो है आपका स्टर्न ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। पहला टॉपिक है ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ये कैसा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, वो है स्टर्न गार्लैक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गार्लैक एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गार्लैक एक्सपेरिमेंट भी कैसा है? ये भी एमआईपी की कैटेगरी में। ये हुआ, बोहर हुआ, ऑर्बिटल स्पिन हुआ, ये सब कैसे हैं? एमआईपी की कैटेगरी में हैं। छठवा हम चलते हैं इसमें, सीधा आप चलेंगे इसके बाद सीधा कपलिंग स्कीम्स में। कपलिंग स्कीम्स, और लिख लो इसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, सुपर चैंपियन, जो भी कहें। इसके अंदर होता है एलएस कपलिंग और आपका जेजे कपलिंग, जेजे कपलिंग। इस बार एनईपी के पेपर में ये नहीं पूछा गया था 2022 में, हो सकता है आपके टाइम ये पूछ ले। और कपलिंग स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रेडिक्टेबल है। एनईपी 2022 में नहीं पूछा गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस टॉपिक के इस बार पूछा जाइए, जो मेरे को लगता है। और सातवां और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं जीमान इफेक्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एनईपी 2022 में पूछा गया था एग्जाम में। और इसके अंदर भी कौन से होते हैं? 2 तरीके के जीमान इफेक्ट होते हैं, एक एनामोलस, एक पास्चन। एनामोलस और एक पास्चन। पास्चन जीमान, जीमान इफेक्ट, ठीक है। ये भी कैसा आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ये हुआ, कपलिंग स्कीम हुई, स्टर्न गार्लैक हुआ, ऑर्बिटल स्पिन हुई, फ्रैंक एक्सपेरिमेंट हुआ, और आपका हुआ बोहर्स मॉडल। इतना ही है। और इस बुक की मैं खासियत बता दूं आपको, एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है उसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन इस बुक में क्या है, न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत लेस हैं। न्यूमेरिकल आंसर के चांसेस बहुत लेस हैं, मतलब लेस चांसेस। आएगा तो सिर्फ 1 से 2 न्यूमेरिकल आएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे कैसे आएंगे? थ्योरेटिकल आएंगे सीधा।
और प्रूफ आएंगे, मतलब थ्योरेटिकल प्रूफ आएंगे उनके। इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही। अब टेंशन नहीं लेनी है, जो बताया है बस उतना पढ़ जाएं, कुछ नहीं होगा। जो बताया है बस उतना ही पढ़ जाएं, आराम से पास होंगे। टेंशन नहीं लेनी है यार। अब तैयारी का समय है, लग जाइए। खत्म। धन्यवाद।